सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ अपना दल कमेरावादी का विरोध प्रदर्शन। विधायक पल्लवी पटेल सहित दर्जनों कार्यकर्ता गिरफ्तार। बेनियाबाग मरीन बस्ती में चारपाई पर सो रहे 60 वर्षीय राजन की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में एफपीओ पीएमओ प्रतिनिधियों एवं कृषि विशेषज्ञों को हुई महत्वपूर्ण बैठक। और वाराणसी पहुंचे आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह। अयोध्या भूमि प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर बोला तीखा हमला। और अब समाचार विस्तार से। बेनियाबाग स्थित मरीन बस्ती में सोमवार की भोर में चारपाई पर सो रहे 60 वर्षीय राजन नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना से सनसनी फैल गई। चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग स्थित मरीन बस्ती में सोमवार की भोर में हुई एक सनसनीखेज वारदात में चारपाई पर सो रहे 60 वर्षीय राजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजन अपने बेटे की सगाई की तैयारियों में शामिल होने के लिए मिर्जापुर के नारायणपुर से वाराणसी आया था, लेकिन सगाई की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। परिजनों के अनुसार राजन की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी नारायणपुर में रहती है, जबकि दूसरी पत्नी बेनियाबाग की हरिजन बस्ती में रहती है। दूसरी पत्नी के बेटे की 20 जून को सगाई तय है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजन कुछ दिन पहले वाराणसी आया था। बताया जा रहा है कि रविवार की रात राजन अपने बेटे के साथ चारपाई पर सोया था। सोमवार की भोर में बेटा बाथरूम के लिए उठा तो देखा कि पिता के मुंह पर गमछा रखा हुआ है और चारपाई से खून टपक रहा है। गमछा हटाकर देखा तो राजन के सिर में 3 गोलियां लगी थी। हैरानी की बात यह रही कि बगल में सो रहे बेटे को गोली चलने की आवाज तक सुनाई नहीं दी। घटना की सूचना मिलती चौक थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से 2 कारतूस बरामद किए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद, पुरानी रंजिश और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चौक इंस्पेक्टर दिलीप मिश्रा ने बताया कि घटना की गहन जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पापा को हमारे परसों आए थे मारने बदे, तो सोई रात में आए थे। सोई रात में पापा हमारे हल्ला किए कि बेटा देखो कोई आया है। उनका पिस्तौल पे नजर पड़ा तो पापा हल्ला करने लगे। तो उनको जब हम लोग दबाए तो वो लोग भाग गए। क्या लोग थे वो लोग? 2 व्यक्ति थे, गाड़ी से थे, बुलेट से थे। और प्लस इनको जब पापा को मारने बदे दबाए हम लोग तो वो लोग कोई हत्थे नहीं लगे। अच्छा। जब ये आज रात में जब बात हुआ तो हादसा हुआ तो ये लोग फिर कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं हुआ कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ कि आप उस समय कहाँ थे? हम उस समय अपने घर में थे, वाइफ के साथ थे, हम अपने बच्चे के तो साथ। गोली चली तो आपको आवाज नहीं सुनाई दी है? गोली जब उन्होंने मारा तो आवाज तनी सा भी नहीं आया। उनको मारे ऐसा कि किसी को न जगाया न किसी को हल्ला हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। उनको गुप्त में मारा गया, गुप्त में उनको फरार हो गया। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? उनको सर में 3 गोली लगा हुआ है, 2 गोली यहाँ फेंका हुआ है, 5 गोली टोटल लगा हुआ है सर। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने एक हत्या गोली मारकर यहाँ पे पूरी जांच की जा रही है। परिजनों को बताना है कि अभी कोई जानकारी नहीं है कौन गोली मार पता करा जा रहा है वगैरह और जल्द का खुलासा किया। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ अपना दल कमेरावादी का वाराणसी में विरोध प्रदर्शन भारी हंगामे के बीच हुआ। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ अपना दल कमेरावादी का विरोध प्रदर्शन सोमवार को वाराणसी में भारी हंगामे के बीच संपन्न हुआ। सिरातू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने 12 घंटे के भीतर पुलिस प्रशासन को 2 बार चकमा देकर न केवल वाराणसी में प्रवेश किया बल्कि कड़ी घेरेबंदी के बावजूद चेहरा ढककर बीएचयू सिंह द्वार तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय की ओर मार्च शुरू करते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पल्लवी पटेल का लखनऊ से वाराणसी तक का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रहा। रविवार देर रात पुलिस ने उन्हें जौनपुर में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से बातचीत के दौरान ही विधायक पल्लवी पटेल अपनी कार छोड़कर खेतों के रास्ते निकल गई। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह एक सामान्य ऑटो में सवार होकर वाराणसी की सीमा में दाखिल हुई और रात भर एक कार्यकर्ता घर पर रुकी रही। सोमवार दोपहर बीएचयू सिंह द्वार पर पुलिस का कड़ा पहरा था। सुरक्षा व्यवस्था लेने स्वयं पहुंचे मोहित अग्रवाल भी मौजूद थे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात थी ताकि विधायक प्रदर्शन स्थल तक न पहुंच सके। इसके बावजूद पल्लवी पटेल दुपट्टे से अपना चेहरा ढककर सफलतापूर्वक बीएचयू गेट पहुंच गईं। उनके अचानक प्रकट होते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच, लेखपाल भर्ती परीक्षा दोबारा कराने और
यूपीएससी परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी करने की मांग उठाई। उन्होंने दोषियों पर रासुका लगाने की भी अपील की। प्रदर्शन के पूर्व कई नेताओं को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके चलते मौके पर प्रदर्शनकारियों की अपेक्षाकृत भीड़ कम रही। लेकिन जैसे ही पल्लवी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय की ओर कूच किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस ने पल्लवी पटेल, प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव, राजेश प्रधान, रामशीला पटेल और अजय सिंह समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जिस प्रकार से चप्पे चप्पे में पुलिस बना करके एक जनप्रतिनिधि को रोकने का काम किया जा रहा है, अगर इतनी मुस्तैदी से वो जो परीक्षा लीक माफिया है उनको पकड़ने का काम किया होता तो इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लगता। पुलिस का ये भी कहना है कि परमिशन नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई करनी उससे हम नहीं करते, वो करे कार्रवाई। दीदी 4000 करे कार्रवाई, वो कार्रवाई तो कर रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि आपको सूचना देकर के एक जनप्रतिनिधि के कार्यालय में अपनी मांग पत्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करके देना चाहता है, तो आप हमारी मुखबरी करा रहे हैं हमारी सुरक्षा अधिकारियों से। अगर आपको ऐसी मुखबरी करानी है तो आपकी सुरक्षा आपको मुबारक। दीदी 4 पदयात्रा करेंगे आगे। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि मैंने जो अपना वचन दिया है मैं उसको पूरा करूंगा। क्या लगता है नीट की परीक्षा 21 तारीख को होने वाली है, इस बार क्या सब कुछ सही होगा, आप उम्मीद करती हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, जब केंद्र की सरकार खुद ही कह रही है, उसने सेना को आगे कर दिया है, तो उसने भी इस बात की स्वीकारोक्ति दे दी है कि उसने अपने साथ अयोग्य लोगों की टीम खड़ी कर रखी है, जो इस देश के छात्र और इस देश के जो युवा हैं उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनकी परीक्षा और उसके परिणाम को बेबाकी से और निष्पक्ष रूप से बिना लीक हुए लाने में कारगर नहीं है। वाराणसी कचहरी के संभावित विस्थापन को लेकर अधिवक्ताओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कचहरी के संभावित विस्थापन को लेकर अधिवक्ताओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एक और जहां कचहरी को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं तेज हैं, वहीं दूसरी ओर बनारस बार एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध करते हुए इसे पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि कचहरी के विस्थापन संबंधित कोई भी आधिकारिक प्रस्ताव शासन या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अब तक जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है। आरटीआई से खुली सच्चाई से पता चला कि कोई प्रस्ताव नहीं आया है। बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री सुधांशु मिश्रा ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने सेंट्रल जेल की 25 एकड़ भूमि कचहरी विस्थापन के लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए जवाब में साफ कहा गया कि कचहरी विस्थापन संबंधी कोई भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा शासन स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेस वार्ता में बार पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने निजी हितों और संभावित निर्माण कार्यों में लाभ प्राप्त करने की मंशा से कचहरी विस्थापन का मुद्दा उछाल रहे हैं। उनका कहना था कि वर्तमान कचहरी परिसर में न्यायालय, कलेक्ट्रेट और विभिन्न न्यायिक फोरम एक ही स्थान पर स्थित हैं, जिससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को काफ़ी सुविधा मिलती है। ऐसी व्यवस्था प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चुनिंदा जिलों में ही देखने को मिलती है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब अहमदाबाद और देहरादून जैसे शहरों में पुरानी कचहरी परिसरों को ध्वस्त कर उसी स्थान पर आधुनिक बहुमंजिला न्यायालय भवन विकसित किए जा सकते हैं, तो वाराणसी में भी इसी मॉडल पर कार्य किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि कचहरी का आधुनिकीकरण और विस्तार आवश्यक है, लेकिन उसे शहर से बाहर स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा। एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए कथित संयुक्त प्रस्ताव को भी विवादित बताया गया। पदाधिकारियों का दावा है कि जिस बैठक का हवाला देकर प्रस्ताव भेजा गया उसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने विस्थापन का विरोध दर्ज कराया था। इसके बावजूद उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर एक तरफा प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। बनारस बार एसोसिएशन ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह कचहरी परिसर के आधुनिकीकरण, विस्तार और बहुमंजिला निर्माण का समर्थन करता है, लेकिन कचहरी के पूर्ण विस्थापन का हर स्तर पर विरोध करेगा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि विस्थापन का कोई प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। कचहरी विस्थापन को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब अधिवक्ताओं के दो प्रमुख संगठनों के बीच टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ने की संभावना है। कि बनारस का अधिवक्ता विस्तारीकरण के साथ है और विस्तारीकरण की मांग कर रहा है। बनारस की जनता विस्तारीकरण चाहती है, वादकारी विस्तारीकरण चाहते हैं और विस्तारीकरण जेन्युइन है, क्योंकि वर्तमान कचहरी सबसे सुरक्षित स्थान पर है। वर्तमान कचहरी पर आवागमन के हर दिशा से, हर कोने से बनारस के लोगों को आवागमन का साधन है। दूसरा विषय कि हमारे जो कचहरी का जो इतिहास है, हमारे पुरखों की यहाँ विरासत है, हम अपनी विरासत को कतई नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने विरासत के साथ भव्य कचहरी का विस्तार कराने के मांग पर खड़े और विस्तार कराएंगे।
और भव्य और कचहरी का विस्तार होगा। यह पूर्ण विश्वास के साथ अधिवक्ताओं की ताकत पर, बनारस की जनता की आवाज़ पर मैं यह बात कह रहा हूँ। 2014 से 2019 तक उसी बिल्डिंग को डिमोलिश करके उसी स्थान पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी। आज भी सिविल न्यायालय वही कार्य कर रही है। देहरादून में यही कृत्य हुआ, तो वाराणसी जनपद में क्यों नहीं हो सकता? हम विस्तारीकरण का सपोर्ट करते हैं और विस्थापन का विरोध करते हैं। इसके बावजूद सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव का बात कहते हुए एक लेटर मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया, जबकि उस आम सभा में जो संयुक्त सभा थी, बनारस बार से जुड़े हुए कम से कम 100-150 अधिवक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया और उसका विरोध किया। उसके बाद भी चोरी छुपे एक प्रस्ताव पारित करके कि ये संयुक्त बार का है, भेज दिया गया और बनारस बार से उस प्रस्ताव से कोई वास्ता सरोकार है ही नहीं। अयोध्या भूमि प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अयोध्या भूमि प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भूमि खरीद में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि वर्ष 2024 में अयोध्या में एक भूमि खरीदी की गई, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित भूमि नजूल श्रेणी की थी, जिसे नियमानुसार फ्री होल्ड किए बिना न तो खरीदा जा सकता और न ही बेचा जा सकता है। आप सांसद ने आरोप लगाया कि जिस भूमि का वास्तविक मूल्य लगभग 2.92 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, उससे करीब 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने कहा कि इस खरीद फरोख्त में भारी वित्तीय अनियमितताओं की आशंका और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में जांच एजेंसियां सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही हैं, जबकि अन्य मामलों में केंद्रीय एजेंसियां तत्काल कार्रवाई करती हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के सामने पूरे मामले की सच्चाई आनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि भूमि खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दावे में चोरी पे जो अब खुलासे हो रहे हैं वो बहुत गंभीर है। कहा यह जा रहा है कि कुंभ के दौरान लोगों ने जो सोना आदि चढ़ाया था उसमें भी चोरी हुई, चंदे में प्रतिदिन चोरी हुई, और ये भी कहा जा रहा है कि ये अमाउंट करीब करीब 200 करोड़ के आसपास है। तो इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, इनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? इसलिए कि ईडी पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके ही लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, तो अब कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करें? तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, भैया कोयला खा लिया, गैस खा लिया, बिजली खा ली, पानी खा लिया, देश के बैंकों को खा लिया, खेतों को खा लिया, खलिहानों को खा लिया, तो अब कम से कम पाताल खा लिया, आकाश खा लिया, जहाज खा लिया, एयरपोर्ट खा लिया, कम से कम प्रभु श्री राम को बख्श दो। वहाँ भी चंदा चोरी कर रहे हो, वहाँ चंदा खा रहे हो। मजबूत दिख रहा है जी, पाचन तंत्र मजबूत दिख रहा है, सब खाते जा रहे हैं। अब वो तो उनका इलाज कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम। इतना तगड़ा पाचन तंत्र वाले का इलाज तो जनता ही कर सकती है, जनता ही असली डॉक्टर है। किन्नर समाज के लोगों ने किन्नर आश्रम हेतु भूमि या भवन उपलब्ध कराने संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। भूमि या भवन उपलब्ध कराने के संबंध में किन्नर समाज के लोगों ने सलमा किन्नर के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दिया कि यदि 15 दिन में संदर्भ में कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। सलमा किन्नर का कहना था कि किन्नर समाज के सामाजिक उत्थान एवं अधिकारों के लिए निरंतर कार्यरत हूँ। पूर्व में भी जिला प्रशासन को किन्नर आश्रम स्थापित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, किंतु आज तक इस संबंध में कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। वाराणसी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वख्यात नगरी है। प्रतिदिन यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग आते हैं। इसके बावजूद जनपद में किन्नर समुदाय के लिए कोई स्थायी आश्रय स्थल, पुनर्वास केंद्र अथवा सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं है। किन्नर समुदाय के अनेक सदस्य परिवार द्वारा त्याग दिए जाने, सामाजिक भेदभाव, आवास की कमी, शिक्षा एवं रोजगार के अभाव तथा असुरक्षित जीवन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वृद्ध, असहाय, बीमार एवं निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास
रहने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, जिस कारण उन्हें सड़कों, रेलवे स्टेशन, धर्मशालाओं अथवा अस्थायी स्थानों पर जीवन यापन करना पड़ता है। यह स्थिति मानवीय गरिमा के विपरीत है। ऐसे में किन्नर आश्रम की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना हम लोग को नियम दिया है, न्याय दिया है, उसके हिसाब से भी तो इनको करना चाहिए। कुछ भी ये लोग नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। और डीएम साहब जब आओ तो डीएम साहब यही कहते हैं कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, कर देंगे। जब आए अभी डीएम साहब ने सुन लिया कि किन्नर आने वाले हैं, लेकिन डीएम साहब बैठे नहीं, उनके नीचे अधिकारी के ले लिए। बताइए, तो डीएम साहब का जनता का काम सुनने का है ना, कि डीएम साहब बैठे और चले गए बाबू साहब की तरह। जो मेल को आरक्षण है, जो फीमेल को आरक्षण, उतना हमें भी तो आरक्षण है ना, हमें भी तो अधिकार है ना। हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमको क्यों वंचित किया जा रहा है? हमको क्यों पिछड़ा समाज समझा जा रहा है? हम कहाँ जाए बताइए? फिर कोई किन्ना कहीं कुछ करेगा तो कहीं देखिए यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे मांग रहे हैं, खा रहे हैं। बताइए, हमारे कोई आरक्षण नौकरियों में है? हमारे कोई हमारे ट्रांसजेंडर कोई नौकरी कर रहा है बनारस के अंदर किसी भी विभाग में? इतनी विभाग में निगम खाली हैं, इतनी नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोगों को देना चाहिए ना। अगर से डीएम साहब हमारा नहीं कर सकते पता तो हमारा अनशन पे उतरेंगे। हम लोग देखिए, हम लोग को मना किया गया था कि आप लोग कम संख्या में आइएगा, तो हम लोग अपने 8-10 की संख्या में आए हैं। हम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, हम उनकी किसी भी चीज का हनन नहीं करना। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा खेत बचाओ अभियान, संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती विषयक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में कृषक उत्पादक संगठनों, एफपीओ, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञों, कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों एवं प्रगतिशील किसानों की सहभागिता से खेत बचाओ अभियान, संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती विषयक एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी मंडल के आयुक्त एस राजलिंगम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब कृषि विकसित होगी, किसान समृद्ध होगा और हमारी मिट्टी स्वस्थ एवं उत्पादक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मृदा उर्वरता में गिरावट, कार्बनिक पदार्थों की कमी, उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, भूजल स्तर में गिरावट तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां कृषि के समक्ष गंभीर चिंता का विषय हैं। इन चुनौतियों का समाधान वैज्ञानिक कृषि, मृदा परीक्षण आधारित पोषण प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में निहित है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि किसानों को उर्वरकों के विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग के लिए 4 आर सिद्धांत, सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय तथा सही विधि को अपनाना होगा। इससे उत्पादन लागत कम होगी, पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ेगी तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। मुख्य अतिथि एस लिंगम, आयुक्त वाराणसी मंडल ने इस अवसर पर कहा कि खेत बचाओ अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि देश की कृषि भूमि, मृदा स्वास्थ्य और भविष्य की खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करने का राष्ट्रीय जन आंदोलन है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण आधारित खेती अपनाने तथा जैविक एवं प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग का आह्वान किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ एवं विशिष्ट अतिथि गोपाल भाई सुतारिया, संस्थापक बंशी गिर गौशाला एवं गोतीर्थ विद्यापीठ कर्णवती अहमदाबाद ने बैठक में किसानों एवं कृषक उत्पादक संगठनों से बात करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन गौ संस्कृति के पुनरुद्धार करना होगा। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां गौ माता जीवन की सभी गतिविधियों के केंद्र में हो।
आज बंशीगिर गौशाला राष्ट्र में बड़े बदलाव लाने का प्रयास कर रही है और इस अभियान में बड़ी संख्या में संत महात्मा, गौ भक्त, वैदिक विद्वान, कृषि वैज्ञानिक, आयुर्वेदाचार्य और किसान संगठन हृदय से जुड़े हैं। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर नीरज सिंह ने किया। सभी प्रतिभागियों ने स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, स्वस्थ किसान, समृद्ध भारत के संकल्प के साथ कृषि के सतत विकास हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन सोमवती अमावस्या पर काशी के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पवित्र पुरुषोत्तम मास मलमास के अंतिम दिन और सोमवती अमावस्या के दुर्लभ महासंयोग ने काशी के गंगा घाटों को आस्था के महासागर में बदल दिया। भोर होते लाखों श्रद्धालु गंगा तटों पर पहुंचकर मां गंगा में पुण्य स्नान कर धर्म लाभ अर्जित किया। घाटों पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रही कि कदम रखने तक की जगह नहीं बची। स्थानीय निवासी रमेश पांडे के अनुसार पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल अच्छा होता है। इसी विश्वास के साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर सुख, समृद्धि और मोक्ष की कामना की। स्नान के बाद श्रद्धालुओं का रुख मंदिरों की ओर रहा। खासकर अंतिम दिन हाउस कटोरा स्थित पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यहाँ श्रद्धालु भगवान पुरुषोत्तम को उनके प्रिय व्यंजन मालपुआ का भोग लगाने के साथ ही 33 दीपकों के दिए को जलाकर पुण्य के भागी बने। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पुरुषोत्तम मास के समापन पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने अंतिम दिन दर्शन करने को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। घाटों पर बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती और नावों की निगरानी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से स्नान व दर्शन कर सकें। पूरा गंगा तट क्षेत्र हर हर महादेव, जय मां गंगे के जय घोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा सराबोर इस महासंयोग ने काशी की धार्मिक महिमा को एक बार फिर जीवंत कर दिया। सोमवती अमावस्या का दिन है। भगवान पुरुषोत्तम का अंतिम सोमवती अमावस्या का 15 तारीख भी है आज आखिरी इनका भगवान नारायण का दिन। क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि भगवान नारायण को आज अमावस्या के दिन दान करने का विशेष महत्व है। जप करने का बहुत विशेष महत्व है। जप करके, दान करके भगवान को इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा जी तीर्थ का स्नान करने का अनंत कोटि गुना फल का प्राप्ति होता है। 33 मालपुआ कांसे की थाली में भक्तों को पीले कपड़े या लाल कपड़े में भगवान को अर्पण करना चाहिए। पुरुषोत्तम नारायण को अर्पण करना चाहिए मंदिर प्रांगण में। और सभी बंधु बांधवों के साथ यहाँ पे आना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और दीप जला के 33 दीप जलती है इनकी, 33 ताक की 33 बत्ती, क्योंकि ये भगवान पुरुषोत्तम मास जो होता है, अधिक मास, ये 33 महीने में आता है, तो इसीलिए इनको सब 33 चढ़ता है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित हवन, सत्संग एवं भगवत चर्चा ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता से सराबोर कर दिया। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित भव्य हवन, सत्संग और भगवत चर्चा ने श्रद्धालुओं को भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग से सराबोर कर दिया। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों के 8 पाठ पूर्ण होने पर आयोजित विशेष अनुष्ठान में हरि नाम संकीर्तन, तुलसी आरती और आरती तथा नरसिंह वंदना के बीच भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ सहभागिता किया। संस्था की तरफ से प्रियंवदा प्रियंका देवी दासी ने कहा कि कलयुग में मानव जीवन के कल्याण और मोक्ष का सबसे सरल मार्ग हरि नाम संकीर्तन है। उन्होंने लोगों से नियमित सत्संग, भागवत अध्ययन और हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र के कीर्तन से जुड़ने का आह्वान किया। धार्मिक उल्लास, वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति रस से ओतप्रोत यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति का केंद्र बन गया। हरे कृष्ण हरे राम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा और पुरुषोत्तम मास की महिमा का दिव्य संदेश जन जन तक पहुंचा। ये सत्संग हम लोग का हर हफ्ते चलता है, हर रविवार को चलता है। इस समय पुरुषोत्तम महीने में और भव्य से ही हो रहा है। इसमें हम लोग पंचकोशी का यात्रा भी किए, हम लोग का भगवत भी पूर्ण हुआ। उसमें कल हम लोग का हवन भी था, बहुत भव्य हवन था। और हमारे इस सत्संग में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन होता है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन होता है और प्रभु की आरती होती है। आरती हमारी तुलसी आरती होती है, फिर गौर आरती होती है, फिर नरसिंह वंदना होता है, फिर भगवत चर्चा होता है और हम सारे भक्त मन लगा के शांति से, स्थिरता से उसका श्रवण करते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 15 से 18 जून तक 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्षेत्र संकार्य प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा 15 जून 2026 से 18 जून 2026 तक उप क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में विभिन्न सर्वेक्षणों के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के प्रथम चरण में 15 एवं 16 जून को प्रवासन सर्वेक्षण, माइग्रेशन सर्वे के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को मोहम्मद तैयब संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक नौशीन मुशर्रफ, क्षेत्रीय कार्यालय एवं विभिन्न उप क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक निदेशक, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, सर्वे पर्यवेक्षक तथा परगणक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्रवासन सर्वेक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, परिभाषाएं, प्रश्नावली, नमूना चयन, आंकड़ा संकलन प्रक्रिया तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही क्षेत्रीय कार्य के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं एवं उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। यह सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 तक संचालित किया जाएगा। सर्वेक्षण के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के चयनित परिवारों से रोजगार, शिक्षा, विवाह अथवा अन्य कारणों से हुए प्रवास से संबंधित जानकारी संकलित किए जाएंगे। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े देश में प्रवासन की प्रवृत्तियों, कारणों तथा सामाजिक आर्थिक प्रभावों के अध्ययन में सहायक होंगे तथा नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे। उप क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी की सहायक निदेशक मनु सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सर्वेक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। संयुक्त निदेशक महोदय ने विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु शुभकामनाएं प्रदान की। जेनिथ कोचिंग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जेनिथ फेस्ट रिलोडेड 3.0 का समापन भव्य रूप से उत्कृष्ट उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को समर्पित जेनिथ कोचिंग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जेनिथ फेस्ट रिलोडेड 3.0 का भव्य समापन समारोह उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विभिन्न विद्यालयों के गणमान्य व्यक्तियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्कूल ऑफ गुरुकुल डीगिया के CMD रवि प्रकाश जायसवाल एवं निदेशक ममता जायसवाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में क्रेडेंस इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक, पूर्वांचल कोचिंग संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्रा समीक्षा की गणेश वंदना से हुआ, जबकि श्रेयसी उपाध्याय ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति शिव कैलाशों के वासी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि जेनिथ कोचिंग पिछले 1 दशक से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है तथा अब तक 3500 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षित कर चुकी है। संस्था के विद्यार्थियों ने 400 से अधिक डिस्टिंक्शन प्राप्त किए हैं तथा प्रतिवर्ष अनेक स्कूल एवं बोर्ड टॉपर्स दिए हैं। 4 दिवसीय फेस्ट में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने शतरंज, कैरम, रूबिक्स क्यूब, कप स्केटिंग, डिक्लेमेशन, ई स्पोर्ट्स, वाद विवाद तथा कला एवं शिल्प प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वाद विवाद प्रतियोगिता रही, जिसका विषय था हैज़ AI मेड स्टूडेंट्स स्मार्टर और डम्बर। प्रतिभागियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा पर प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए। समारोह के दौरान सत्र 2025-26 के विभिन्न विद्यालयों की कक्षा टॉपर्स, बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक तथा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जेनिथ स्टेलर्स सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन डिप्टेश पांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा कार्यक्रम का सफल संचालन प्राप्ति यादव ने किया। कार्यक्रम में जेनिथ कोचिंग की निदेशक सविता पांडे, प्रबंधक दीप्तेश पांडे, हर्ष पांडे, समन्वयक अर्चना पांडे सहित शिक्षकगण निधि, खुशी, फरहान, अनुराग, आदित्य, सांची, ज्योति एवं अन्य शिक्षकों की गरिमा में उपस्थिति रही। फंक्शन हो रहा है जेनिथ फेस्ट 3.0। इसमें सर हम लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, जैसे डांस है, सिंगिंग है और इंस्ट्रूमेंटल जो संगीत जो होते हैं उसको भी बजवाया जा रहा है, बच्चे बजा रहे हैं। प्लस उसके साथ गेम में कैरम, चेस, ई स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, कप शेकिंग है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग बच्चों से करवा रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ें। घाट संध्या कार्यक्रम में तेलंगाना की साई श्रव्या उनकी शिष्याओं का मनोहारी कुचिपुड़ी नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में तेलंगाना, हैदराबाद से पधारी साई श्रव्या एवं उनकी शिष्याओं ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ श्री विघ्नराजम भजे, तत्पश्चात शिवाष्टकम, शिव पंचाक्षर श्रोतम, भो शंभो एवं समापन काल भैरवाष्टकम से किया। कलाकारों ने नृत्य, पद, लय, ताल एवं अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन मां लक्ष्मी के द्वारा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर जसवंत सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। You're
सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन की तैराकी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ, जिसमें सफल तैराकों को पुरस्कृत किया गया। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट की ओर से तैराकी प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई। इस दौरान सफल तैराकों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में गंगाश्री उपाधि की उपाधि विश्वनाथ यादव ने जीती। सप्तम साहनी द्वितीय, लालचंद्र साहनी तृतीय रहे। 80 से दरभंगा तक महिला ओपन रेस में रिया पटेल प्रथम, श्वेता साहनी द्वितीय, गायत्री तृतीय रही। छोटे बच्चों के तैराकी प्रतियोगिता में स्वास्तिक शिवम यादव और सक्षम क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। मुख्य अतिथि 34वीं वाहिनी पीएससी कमांडेंट डॉक्टर मीनाक्षी कात्यानी ने सभी को पुरस्कृत किया। इस मौके पर नीरू मिश्रा, आनंद दुबे, एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नारायण चटर्जी, मनीष सिंह, किसलय राय चौधरी, सोनाली राय चौधरी, सोमा चटर्जी, डीएस चटर्जी, विजय शाह, शंकर मुखर्जी, वीरेश्वर भट्टाचार्य, अतुल सरकार आदि मौजूद थे। वर्षगांठ का ये कार्यक्रम है। कम से कम 70 बच्चों का 76 बैच, लगभग 150 बच्चों का तैराकी जो संपन्न हुआ है, उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। साथ ही 5 किलोमीटर महिलाओं की जो रेस हुई है 80 घाट से दरभंगा घाट, उसका जो है प्राइज दिया गया अभी। और गंगाश्री उपाधि जो लंबी दूरी 12 किलोमीटर की होती है, इसमें विश्वनाथ आनंद चैंपियन हुए, उन्हें गंगाश्री उपाधि 2026 दुपट्टा, मोमेंटो, सर्टिफिकेट, नगद, मोमेंटो आदि दिया गया। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, आपके सम्मुख चल रहा है कार्यक्रम। ये 1936 में स्थापित हुई थी आजादी के पहले, और आज 90 वर्ष पूरा कर 90वीं वर्षगांठ ये चल रहा है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।